तो आज हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ आरबी प्रोटीन जो है वो सेल साइकिल रेगुलेशन में क्या है। तो लेट्स राइट इट। रोल ऑफ आरबी प्रोटीन इन सेल साइकिल रेगुलेशन। देखो, आरबी का मतलब क्या होता है। आरबी बेसिकली एक बीमारी का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। का देख लीजिएगा आप लोग, इमेज वगैरह अब यहाँ नहीं शेयर कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि रेटिना की जो सेल्स होती हैं उनमें ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है। तो दिस आरबी स्टैंड्स फॉर द सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द आरबी प्रोटीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं पी आरबी, तो इज कोडेड बाय RB1 जीन। इसका मतलब हो गया रेटिनोब्लास्टोमा 1। ट्यूमर ऑफ रेटिना सेल्स। सर, हाँ जी। यहाँ पे स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे? जीन है तो। इसको, अच्छा, जी आरबी सर। को। हाँ, बात सही है, लेकिन चलो इसको वैसे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। बाय कन्वेंशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे पूरे ब्लॉक लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो या तो ओवरऑल ब्लॉक करो या तो ओवरऑल स्मॉल करो। अब यहाँ पे देखो, प्रोटीन जो है आरबी की, उसके लिए पी लगा दिया शुरू में, पी स्मॉल कर दिया, देन आरबी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। कहीं भी तुम देखोगे तो तुमको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें जानना क्या है हमको बेसिकली कि RB1 जीन जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा का टर्म हमने जो एक्सप्लेन किया, इसका मतलब होता है ट्यूमर ऑफ रेटिना सेल्स। लेकिन ये जो जीन होती है, दिस जीन, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये एक्टिव स्टेट में रहती है तो ये इस ट्यूमर को नहीं होने देती है, और अगर ये इनएक्टिव हो गई तो ये ट्यूमर डेवलप हो जाएगा रेटिना सेल्स में। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, कोई भी ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर होगी तो इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि इफ इनएक्टिवेटेड if inactivated then leads to development of ट्यूमर। तो जब तक एक्टिव रहेगी तब तक ट्यूमर को सप्रेस करती रहेगी, और जब इनएक्टिव हो जाएगी तब ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है या ये जो पर्टिकुलर जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये पीआरबी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन जिसको हम कह रहे हैं पीआरबी इज नेगेटिव रेगुलेटर नेगेटिव रेगुलेटर
ऑफ सेल साइकिल। तो नेगेटिव रेगुलेटर का मतलब ये हो गया कि ये सेल साइकिल को आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा होगा, और अगर ये एब्सेंट हो गया तो सेल साइकिल लगातार आगे की तरफ अगली स्टेजेस में प्रोसीड करती चली जाएगी, और जिसकी वजह से लगातार सेल डिविजन्स होते चले जाएंगे अनकंट्रोल्ड वे में, दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। तो निगेटिव रेगुलेटर है ये पीआरबी। इस जीन के बारे में एक खास बात और आप लोग जान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर जीन है, इट इज द फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उनमें जो सबसे पहली खोजी गई थी वो यही RB1 जीन थी। अच्छा, सर हाँ जी। ये आरबी प्रोटीन है, तो जब नॉर्मली सेल डिवाइड कर रही होगी तब उसको नहीं रोकेगी, जब ज्यादा डिवाइड कर रही होगी तभी रोकेगी। नहीं नहीं, अभी जब हम लोग साइकिल देखेंगे तब समझ में आएगा हमको कि एक्चुअली में ये जो आरबी प्रोटीन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कंट्रोल करती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कंट्रोल करने के दौरान भी इसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। इसमें कम फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, या ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कैसे रेगुलेट कर रही है। और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अल्टीमेटली कई जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये उसको पकड़े रहेगी तो उस केस में वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाएगा, जब ये उसको छोड़ देगी तो वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अब कब पकड़ेगी कब छोड़ेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस पीआरबी। दिमाग में अभी नहीं घुसेगा, अभी हम जब उसको इलाबोरेट करेंगे तब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो एक चीज ये जानिए कि ये चलो ये तो पॉइंट हो गया, फैक्ट हो गया। अगर ये जीन म्यूटेटेड है, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर इस जीन का हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इसकी वजह से हो जाएगी बीमारी, लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा और दूसरे ट्यूमर्स भी इसकी वजह से होते हैं, एंड अदर ट्यूमर्स। ये प्रोनाउंस्ड है ज़्यादा रेटिनोब्लास्टोमा, लेकिन बाकी और दूसरे टाइप के जो ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, यानी हड्डी का कैंसर जो होता है, या स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, फेफड़े का जो कैंसर, लंग कैंसर होता है, वो सब भी इसकी वजह से हो सकता है। और इनफैक्ट ये अगर वो एक वायरस होता है पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे भी, उसके भी प्रोटीन से ये पीआरबी एसोसिएट होके और फिर उसको रेगुलेट करती रहती, नहीं तो उस केस में उस वायरस की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्विक्स का कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जीन बड़ी ही क्रिटिकल जीन है सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। अगर ये गड़बड़ाई तो फिर गंभीर समस्या जो है भुगतना पड़ेगा उस इंडिविजुअल को। तो रेटिनोब्लास्टोमा एंड अदर ट्यूमर्स के नाम हम लोग लास्ट में देखेंगे, फिलहाल जो है वो। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम इस जीन के लोकेशन की बात करें कि किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ये लोकेटेड होती है, तो लोकेशन इसका होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 13, और इसको हम कैसे लिखेंगे? क्रोमोसोम 13q14.2। ये समझते हो इसका मतलब क्या होता है?
जी सर, शॉर्ट आर्म के हाँ, सब सेगमेंट सब पॉइंट है। सेगमेंट्स हैं ये। तो इस तरह से इसकी लोकेशन होती है स्पेसिफिक। अब देखो, जो जिस प्रोटीन को ये कोड कर रही है जीन, यानी कि पीआरबी, ये पीआरबी जो है वो बेसिकली एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, यानी ऐसी प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियर प्रोटीन। और इस प्रोटीन का जो साइज होता है वो होता है 110 किलो डाल्टन। तो ये सब फैक्ट्स की बातें हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की RB1 जीन की। लेकिन सर साइज वाइज तो क्वेश्चन में आता नहीं होगा। नहीं, साइज वगैरह जो है ना इन जनरल नहीं आता है क्वेश्चन में, इतनी मामूली चीज़ें नहीं पूछते हैं। ये बस आपके रेफरेंस के लिए है कि आपको पता रहे कि बड़ी साइज की है कि छोटी साइज की प्रोटीन है। अगर साइज पे आता भी है क्वेश्चन तो बताइए कि जो सबसे बड़ी प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, या जीन, तो बताओ कौन सी है। प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन। तो इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट जीन है वो भी देख लेना। तो साइज में अगर पूछेगा भी तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट यही पूछेगा, इन सब अब एक एक प्रोटीन का साइज रटने लगेगा आदमी पागल हो जाएगा, तो वो सब नहीं पूछता। ये हम इसलिए लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस कि हाँ कंपैरेटिवली इनका साइज कितना है इन प्रोटीन्स का। तो अभी हमने बात की RB1 जीन की। अब इन्हीं से रिलेटेड दो और जीन्स होती हैं, यानी कि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं इस RB फैमिली के, प्रोटीन भी अपनी फैमिली बनाए रखती हैं। तो देयर आर टू अदर मेंबर्स ऑफ RB जीन फैमिली। और ये जो दो अदर मेंबर्स हैं उसमें ये कलर दिक्कत तो नहीं कर रहा है, चलो एक ही लाइन लिखेंगे। इसमें पहला है, इसको हम कहते हैं RBL1, और जो दूसरी है वो है RBL2। तो ये दो मेंबर्स हैं एडिशनल। और ये जो हैं, जैसे RBL का मतलब क्या हो गया वो तो आपको मालूम ही है, RB फॉर रेटिनोब्लास्टोमा, और L लीड्स फॉर द RB ट्रांसक्रिप्शनल को रिप्रेसर लाइक 1। और इसी तरह से यहाँ पे RB ट्रांसक्रिप्शनल को रिप्रेसर लाइक 2। तो अब इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, वो आप जब मैकेनिज्म देख लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, तो इसलिए अभी इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं इसको हम। अब ये जो दोनों प्रोटीन दोनों जीन्स हैं RBL1 और RBL2, ये दोनों की दोनों जीन्स जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स को कोड करती हैं। तो इट कोड्स प्रोटीन P107, और ये नीचे वाली इट कोड्स प्रोटीन P130। ये इन दो प्रोटीन्स को कोड करती हैं। और ये जो तीनों की तीनों RB प्रोटीन्स हैं, मतलब कि कौन कौन सी, PRB हो गई, P107 और P130, इन तीनों के पास एक स्पेसिफिक कंजर्व डोमेन होता है। तो इसका मतलब कि लिख सकते हैं हम, ऑल द थ्री RB फैमिली प्रोटीन्स, यानी कि PRB, P107 and P130 have a conserved domain। कंजर्व डोमेन का मतलब ये हो गया कि तमाम सारे ऑर्गेनिजम्स में ये सिमिलर ही रहेगा। हैव अ कंजर्व डोमेन्स, एस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिंगल डोमेन है ना, तो कंजर्व डोमेन। और इस कंजर्व डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज पॉकेट, पॉकेट कहते हैं भी इसको। और ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट, इट इंटरैक्ट्स विथ
interacts with LXCXE motif present in some viral proteins. अब समझिएगा, इन आरबी फैमिली प्रोटीन्स के पास एक कंजर्व डोमेन है जिसको हम लोग पॉकेट कह रहे हैं, और ये पॉकेट जो है ये इंटरैक्ट करता है विद LXCXE मोटिफ प्रेजेंट इन सम वायरल प्रोटीन्स। अभी हमने आपको जो एक दिया था जानकारी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो कैंसर ऑफ सर्विक्स भी कॉज करता है, और कुछ केसेस में ओरल कैंसर कॉज करने का भी वो उत्तरदायी पाया गया है। HPV आगे हम मेंशन करेंगे, HPV जिसको कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इस जाहिर सी बात है ये वायरस प्रोटीन बनाएगा, तो इस वायरस की प्रोटीन में ये मोटिफ प्रेजेंट होगा LXCXE। अब ये आप समझ ही रहे होंगे, L फॉर क्या हो जाएगा, ल्यूसीन। ल्यूसीन। X कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, C फॉर सिस्टीन, फिर X कोई भी अमीनो एसिड, E फॉर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। तो ये मोटिफ उसमें प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये गंभीर परिस्थिति में कैंसर कॉज करता है। नॉर्मली ये क्या कॉज करता है, कुछ आइडिया है? नहीं। कॉजेज वार्ट्स। वार्ट्स क्या होते हैं? मस्सा 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 मस्सा। तो छोटा या बड़ा, कुछ लोगों के देखते होगे गले पे या पीछे कंधे उंधे के साइड में वो छोटे छोटे उभरे हुए निकले रहते ना, बाहर की तरफ बल्ज आउट जो रहता है, तो इसका मतलब जान लो कि उनके अंदर ये वायरस है। अब ये वायरस जो है डिपेंडिंग अपॉन हाइजीनिक कंडीशंस ये इट मे कॉज गंभीर बीमारी लाइक कैंसर, है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। खैर, रेड कलर का भी हो सकता है क्या सर ये वार्ड? वार्ड जब भी होगा वो स्किन के लेवल से उठा हुआ होगा, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होगा। ये ठीक है। हाँ, वो ठीक रेड कलर कैसे का। होता है सर? हाँ, क्या बेटा? ठीक कैसे होता है? वो ठीक क्या, ठीक कैसे होता है? उसकी कुछ वैसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, उससे हो जाता है, लेकिन बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। अब किस्मत खराब रहेगी तो कुछ भी हो सकता है कि पता चले ये छोटी सी समस्या जो है वो विकराल रूप ले ले, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सर वैद्य जी तो बताते हैं कि मतलब हॉर्स के हेयर से रिमूव हो जाता है। तमाम उसके नुस्खे हैं, वो तो अब हम उसका बहुत डिटेल नहीं जान रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब आयुर्वेदिक है, चाहे तुम्हारा यूनानी पद्धति जो है उसमें भी उसकी दवाएं अवेलेबल हैं, प्लस होम्योपैथिक में ही हैं। इंग्लिश मेडिसिन में क्या करते हैं, उसको कहते हैं भैया काट के निकाल देंगे। तो क्या करोगे काट के निकाल के? यहाँ सब चीज़ काट के निकाली ही जाती है, उसका जड़ से इलाज नहीं किया जाता है। तो ऐसा नहीं, कोई गंभीर समस्या नहीं है। जिसको ज़्यादा होने लगता है वो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। और मतलब ये कहने का है कि अगर देखिए दो चार हैं और वो स्टेबल हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, 6 महीने बाद फिर एक निकल आया, फिर अगले 6 महीने बाद फिर 2 हो गए, 4 हो गए, तब जरूर उसको दिखाने की ज़रूरत है। देन इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बताया आपको। अब देखिए, तो चूंकि इन प्रोटीन्स के पास पॉकेट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो पूरी आरबी फैमिली है इसको हम पॉकेट फैमिली कह देते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉकेट किस प्रोटीन में देखा था हम लोगों ने।
अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो पीआरबी प्रोटीन है ये कैसे सेल डिवीजन या सेल साइकिल को रेगुलेट करती है, तो वो चीज जानना बेहद जरूरी है और वही मेन हमको समझना है। तो देखो, पीआरबी जो है ये करता क्या है, इट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल लेट जीवन जीन्स। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? ये जो प्रोटीन है आरबी प्रोटीन, ये क्या करती है, इट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको क्रिटिकल कह दिया। क्रिटिकल लेट जीवन जीन्स, और इन जीन्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि whose products are required by the cell to enter into S phase। समझ में आया? सेल साइकिल है, अब सेल साइकिल में ये M फेज हो गई और यहां तक हमारी G1 फेज हो गई, फिर हो गई S G2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जीवन फेज के दौरान कुछ स्पेसिफिक, और उसमें भी लेट जीवन, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट था वो याद है? इसको हम लोग कह रहे थे, चेक पॉइंट था। यीस्ट में हम स्टार्ट कहते थे और मैमल्स में रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन कहते थे। तो ये मान लीजिए हमारा रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, मैमल की बात कर रहे हैं अभी। तो ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, या इसको सिंपली आर पॉइंट कह देते हैं। तो इसके ही आसपास, यानी कि ये इलाका फिर लेट जीवन का, ये अर्ली, ये मिड जीवन, ये लेट जीवन। लेट जीवन यानी कि टुवर्ड्स क्लोज टू आर पॉइंट। लेट जीवन में कुछ जीन्स के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जिससे जो सेल साइकिल है वो जीवन से एस फेज में पहुंच जाए, ट्रांजिशन हो सके, यानी इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस किया जा सके। तो उन जीन्स के एक्सप्रेशन को ये प्रोटीन, आरबी प्रोटीन, रेगुलेट करती है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कैसे करती है ये देख लेते हैं। तो इट डज सो, यानी ये ऐसा करती है बाय बाइंडिंग टू ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, E2F। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, और क्या, जब उसका वही काम है। भाई मजदूर है तो मजदूरी करेगा, डॉक्टर है डॉक्टरी करेगा, वकील है तो वकालत करेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और किसी भी जीन के एक्सप्रेशन का जो पहला स्टेप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो अब जब ये पीआरबी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F से बाइंड कर जाएगा, तो बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग इट्स एक्टिविटी। अभी हम देखेंगे कि एक्टिविटी कैसे कंट्रोल हो रही है। E2F हम पहले से जान रहे हैं, अभी आपको पूछा भी कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी जीन्स। कई जीन के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल प्ले करता है। अच्छा, अब उसमें E2F की अगर हम स्पेशली बात करें
तो इस E2F फैमिली के 5 मेंबर्स अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि 5 मेंबर्स ऑफ E2F फैमिली हैव बीन आइडेंटिफाइड, हो सकता है इससे ज्यादा हूं, प्रियंका खोजेगी छठा वाला। तो 5 members of E2F family have been identified, और ये करते क्या हैं? Which bind to different PRB। PRB जब भी हम लिख रहे हैं तो इसका देखो आर बी यहाँ कैपिटल में, कन्वेंशन नहीं चेंज करना है, यहाँ भी करेक्ट करो, यहाँ भी। बी इज ऑल्सो स्मॉल, क्या हो गया? बी एंड बी। सर तो फ्रंट पेज पे भी तो क्या कैपिटल लिखा था पहले शायद वाले पे, हम इसको सही कर दे रहे हैं, जी। ये वाला। मतलब क्या है, अब ये सब भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। PRB और भी कहीं लिखा है? नहीं, अब ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ये वाली, कि E2F जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये कई जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए होता है। और हम अभी तक हमको 5 मेंबर्स यानी 5 टाइप के E2F के बारे में पता है, और ये पांचों अलग अलग टाइप के RB प्रोटीन से बाइंड करते हैं। चलिए, इतने पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब होता क्या है कि जो PRB है, ये E2F से बाइंड कब करेगी, किस स्टेट में बाइंड करेगी? तो PRB बाइंड्स टू E2F, इसके दो तरीके हैं, कैसे दिखाएं? लाइक दिस एंड दिस। आइदर in unphosphorylated state, or in hypophosphorylated state। देख लीजिए, दो कंडीशन है कि आरबी प्रोटीन जो है वो E2F से दो कंडीशंस में बाइंड कर सकती है, दो स्टेट में बाइंड कर सकती है। या तो अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, यानी कि PRB जो है वो अनफॉस्फोराइलेटेड हो, इस पे कोई फॉस्फेट ग्रुप ना प्रेजेंट, तब ये E2F से बाइंड करेगी या की रहेगी। या फिर हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, थोड़े से फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच हो तब। अब इन दोनों कंडीशन में, बोथ दीज कंडीशंस, होगा क्या कि इट ब्लॉक्स द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि जो E2F है इससे प्रोटीन, आरबी वाली प्रोटीन जो है वो जुड़ी हुई रहेगी, तो फ्री E2F अवेलेबल नहीं रहेगा, या ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब अवेलेबल ही नहीं रहेगा फ्रीली, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे करा पाएगा? तो ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं करा पाएगा तो इसका मतलब कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए जीन्स के, वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, और सेल साइकिल G1 फेज से या लेट G1 से S फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, अभी मत पूछो, अभी हम जब वो डायग्राम में दिखाएंगे तब पूछना, उसमें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हाइपर फॉस्फोराइलेशन। यहां पे अनफॉस्फोराइलेशन है, यहां पे हाइपोफॉस्फोराइलेशन है, और यहां पे हाइपर फॉस्फोराइलेशन है।
अगर पीआरबी का हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो गया, पीआरबी प्रोटीन इसका अगर हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो गया तो उस केस में क्या होगा? हाँ, इट रिड्यूसेस इट्स एफिनिटी फॉर E2F, यानी कि ज्यादा फॉस्फोराइलेट अगर इस आरबी प्रोटीन को कर दिया गया तो E2F के लिए इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि पीआरबी डिसोसिएट्स फ्रॉम E2F, E2F से डिसोसिएट हो गई। ठीक है, अब आगे बताने से पहले हम इमेज दिखा दें, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही कहाँ तक इमेजिन सर करो। हाँ जी। पहले के जो दो दो स्टेट थे उसमें वो तो चेक पॉइंट की तरह काम कर रहा है, हम्म मतलब जीवन में रोक के रख रहा है। अगर हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो गया हम्म तो मतलब कि उसमें सही से जिस भी प्रोटीन का या जो एस फेज में जो रिक्वायर्ड चाहिए होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही इंटर कर जाएगी सेल एस फेज में। नहीं, अब बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहे हो, एक बार फिर से पूछो जल्दी से। पहले हम दो कह रहे हैं ये पहले दो जो स्टेट हैं ये हाँ। पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं हम्म कि वहाँ प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है जो भी चाहिए एस फेज में जाने के लिए। और अगर ये नहीं नहीं हाइपर नहीं 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 नहीं, यहीं तो गड़बड़ हो जा रही हो तुम। इस क्यों? कंडीशन में अनफॉस्फोराइलेटेड और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ये पीआरबी जो है वो E2F से जुड़ा हुआ है, यानी E2F अब फ्रीली अवेलेबल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन कर पाने के लिए या करवा पाने के लिए। तो उस कंडीशन में वो जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं करेंगी जो चाहिए, जिनका प्रोडक्ट चाहिए जीवन से एस में जाने के लिए। यहाँ देखो, ठीक। डायग्राम में देखो, यहाँ देखो, इसमें देखो, ये दिखाया जा रहा है अर्ली एंड मिड जीवन है ये। ठीक, अब अर्ली और मिड जीवन फेज में ये जो आरबी प्रोटीन है ये अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में E2F से जुड़ी हुई है। इस कंडीशन में E2F फ्री नहीं है और वो उन जीन्स तक नहीं पहुंच पाएगा जहां का इसको ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। लेकिन जैसे जैसे अर्ली से मिड जीवन की तरफ बढ़ती है सेल, तो ये साइक्लिन डी CDK4 या 6 कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इस आरबी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, क्योंकि CDK4 का काम क्या है, काइनेज है। तो इस आरबी प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट करता है। अच्छा, लेकिन अभी भी फॉस्फोराइलेशन सफिशिएंट नहीं हुआ है, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है अभी भी। इस कंडीशन में भी आरबी प्रोटीन E2F को अपने से जोड़े रखती है। लेकिन जब मिड जीवन से लेट जीवन की तरफ सेल आगे बढ़ती है तो दूसरा साइक्लिन यानी साइक्लिन ECDK2 ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस हाइपोफॉस्फोराइलेटेड पीआरबी को हाइपर फॉस्फोराइलेटेड पीआरबी में, यानी देखो कई सारे फॉस्फेट ग्रुप इसने अटैच कर दिए, और जैसे ही कई सारे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हुए लेट जीवन में, ये जो है इसकी एफिनिटी E2F के लिए कम हो गई और E2F इससे रिलीज हो गया। अब ये जो E2F है ये फ्री हो गया। फ्री होने के बाद ये डायरेक्टली जाके नहीं जीन से जुड़ जाता है, फ्री होने के बाद ये एक और प्रोटीन जिसको DP कहते हैं या DNA बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, DNA बाइंडिंग प्रोटीन, इससे कॉम्प्लेक्स बनाता है। E2F DP कॉम्प्लेक्स जब तैयार होता है तो अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जाता है जो क्रिटिकल लेट जीवन जीन्स हैं उनके पास, और उनके एक्सप्रेशन को या उनके ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है। तो आप प्रोडक्ट मिलने लगेंगे और सेल जो है वो आराम से एस फेज में एंटर कर जाएगी। आई ये मैकेनिज्म समझ में? जी सर। हम्म तो हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी थी कि हाइपर फॉस्फोराइलेशन जब इस प्रोटीन का होता है तो ये डिसोसिएट हो जाती है E2F से, और
जब डिसोसिएट हो गया तो यानी कि E2F अब क्या है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। तो E2F इज नाउ फ्री टू बाइंड विथ DP। अभी आपको हमने बताया DNA बाइंडिंग प्रोटीन, और इसकी वजह से क्या बनता है, E2F DP नाउ फ्री टू बाइंड विद एंड फॉर्म E2F DP कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या है, एक हेटेरोडाइमर है। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग चीजें जोड़ के डाइमर बना रहे हैं, हेटेरोडाइमर हो गया। अब ये जो E2DF कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ, लिखा हुआ है खैर इमेज में, क्रिटिकल यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेट G1 जीन्स, और इसकी वजह से जो सेल साइकिल है वो अगली फेज में प्रोग्रेस करेगी। अब वो जो पॉइंट्स यहाँ पे आपने देखे कि ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है अर्ली से मिड में और मिड से लेट के बीच में, ये कौन कैटालाइज कर रहा है, तो साइक्लिन डी CDK4/6 कॉम्प्लेक्स और ये साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स। इस चीज को यहाँ पे पॉइंट में मेंशन कर दे रहे हैं कि द phosphorylation of PRB protein is initiated by, ध्यान देना इन टर्म्स पे, is initiated by साइक्लिन D CDK4 या 6 दोनों से जुड़ सकता है। और ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग अर्ली एंड मिड G1। तो इनिशिएट करना जो है वो साइक्लिन D CDK कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी है, और उसको प्रोपगेट कराना यानी एंड प्रोपेगेटेड बाय, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा साइक्लिन E CDK2, और ये कब होगा, ड्यूरिंग लेट G1। सर ये तो एस फेज के साइक्लिन और CDK है, कौन सा, E और CDK2। हाँ एस फेज का है ना। तो ये स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द लेट G1, यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होगा, अच्छा G1 और S ट्रांजिशन वाला। ट्रांजिशन वाला है ना, तो उस पॉइंट से वो स्टार्ट होगा, एकदम लेट G1 में ही है, इसलिए R पॉइंट के ही पास, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के पास, वहां से स्टार्ट होगा। और इनफैक्ट और सुनो, ये जो आरबी प्रोटीन होती है, आरबी प्रोटीन ही, हाँ, ये क्या करती है, आरबी प्रोटीन तो जो करेगी करेगी, E2F DP कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्रिटिकल लेट G1 जीन्स का तो कराता ही है, इसमें ध्यान ये रखना, इंक्लूडिंग साइक्लिन E जीन। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है इसमें कि उस लेट जो G1 जीन्स हैं उनमें साइक्लिन E जीन का भी एक्सप्रेशन ये इंड्यूस करता है। तो उससे क्या होगा, जितना E2F DP कॉम्प्लेक्स जो है आता जाएगा, उतना ज्यादा साइक्लिन E का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, और उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला जाएगा साइक्लिन A CDK2, और उतना ही ज्यादा इस आरबी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक जिसको हम कह रहे हैं, को समझ में आ रहा है, लूप ज्यादा तो नहीं घुमा दिए हम, आया समझ में। कोई नहीं बोल रहा, यानी नहीं आया समझ में। ज्यादा नहीं आया सर। ज्यादा नहीं आया, ऐसे समझो, सिंपल सी बात है। ये फेस देख रही है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या कर रहा है, साइक्लिन ई सी डी के टू, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आरबी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन और ज़्यादा बढ़ा रहा है। यहाँ एक ही था फॉस्फेट, यहाँ कई सारे फॉस्फेट हैं। लेकिन अच्छा हो क्या रहा है कि जैसे फॉस्फोराइलेशन इसका बढ़ रहा है ई टू एफ फ्री होके निकल जा रहा है, ये डीपी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ई टू एफ डीपी। और ये ई टू एफ डीपी कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है। इन जीन्स में साइक्लिन ई वाली जीन भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइक्लिन ई जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा या एक्सप्रेशन कराएगा। तो हमको साइक्लिन ई के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलने लगेंगे कि नहीं मिलने लगेंगे जब उसकी जीन एक्सप्रेस करेगी। और जब इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलने लगेंगे तो ये ज़्यादा किससे जुड़ने लगेंगे, सी डी के टू से। क्योंकि हमने बताया था सी डी के का जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, साइक्लिन्स का ही लेवल अप और डाउन होता है। साइक्लिन बढ़ गया तो ज़्यादा सी डी के टू से जुड़ेगा, तो साइक्लिन ई सी डी के टू कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कि ज़्यादा आरबी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट किया जाएगा, फिर और ज़्यादा ई टू एफ रिलीज होंगे, फिर और ज़्यादा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। तो देख रहे हो ना, साइकिल चल रही है ये यहीं पे, लोकल साइकिल पॉजिटिव फीडबैक की। अब आया? नहीं आया जी तो सर। छोड़ दो, घबराओ नहीं, छोड़ो जाने दो। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लेवल्स ऑफ डी टाइप साइक्लिन्स, यानी कि कौन कौन से, D1, D2 एंड D3 आर कंट्रोल्ड बाय, या कंट्रोल्ड बाय नहीं, कंट्रोल्ड थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, दे आर नथिंग बट माइटोजेनिक फैक्टर्स। ये लाइन कुछ समझ में आई? देखो डी टाइप साइक्लिन का काम क्या है, यहाँ देखो, डी टाइप साइक्लिन का काम है अनफॉस्फोराइलेटेड पीआरबी को हाइपोफॉस्फोराइलेटेड में कन्वर्ट करना, और ये होता है ड्यूरिंग अर्ली एंड मिड जीवन। ये तो साइक्लिन डी है सर ना जो ये। मैंने बताया था वही वाला ना, तो माइटोजेनिक और ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स आते हैं। अगर हाँ ग्रोथ प्रोमोटिंग या माइटोजेनिक सिग्नल आएगा तो आगे प्रोसीड करेगा, अगर ग्रोथ इनहिबिटिंग तो जी नॉट में चला जाएगा। यस बिल्कुल वही कहानी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाहर से अगर सिग्नल, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, बाहर से सिग्नल अगर आया तो डी टाइप की साइक्लिन जो है वो उनका लेवल बढ़ेगा। और जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा, ट्रांजिशन जो है वो सेल का होगा अर्ली एंड मिड जीवन में। और जब हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में पीआरबी हो जाएगी, तब ये साइक्लिन ई अपना रोल प्ले करेगा। ये इस स्टेप में अपना रोल प्ले नहीं करता है, ये भी एक मैकेनिज्म है रेगुलेट करने की प्रोसेस को। तो अगर बाहर से सिग्नल नहीं आया तो यही स्टेप नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो फिर ये वाला नहीं होगा, यानी कि सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से रेगुलेशन है भी। आप देखिए, इस चीज को हम आपको एक और इमेज से समझाते हैं। और वो इमेज जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में आपको देखनी पड़ेगी, वो बड़ी इमेज है, तो अगल बगल ही दिखा देंगे दोनों को। एक ये हो गया, the other is, अरे थोड़ा सा और बगल में करना था उसको, नहीं ठीक है,
दिख रहा है सबको? अब बताओ, दिख रहा है? जी सर। जी इसको सर। थोड़ा ध्यान देना, समझना इसको, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है ना, नहीं तो अदरवाइज ये इमेज पूरी एक ही सिंगल इमेज है। इसमें देखो हो क्या रहा है कि ये माइटोजन है, माइटोजन कोई भी फैक्टर है, वो आके अपने रिसेप्टर से जुड़ रहा है एट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जुड़ा। जुड़ने के बाद इसने, और मोस्टली इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है वो रास मैप काइनेज पाथवे के थ्रू होती है। अब ये वाला सिग्नलिंग हमने आपको बताया नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ जीपीसीआर मीडिएटेड सिग्नलिंग पढ़ी है क्योंकि वही था सिलेबस में। इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो रास जो होती है वो बेसिकली एक जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है, जैसा हमने जीपीसीआर सिग्नलिंग में पढ़ा था, तो वो भी वही है, अल्फा जो उसका सब यूनिट था। तो सिमिलरली रास भी एक जीटीपीएस स्विच यूनिट है, स्विच प्रोटीन है। और ये क्या करती है? ये फॉस्फोराइलेशन को आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। फिर एक और दूसरा एंजाइम जो मैप काइनेज है ये एक्टिवेट होता है। मैप का मतलब होता है, खैर उसे बताएंगे ही बाद में। मैप का मतलब यहीं पे अगर लिख लें आप, MAP स्टैंड्स फॉर माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन, और बाकी काइनेज इसके ऊपर लगा ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जो काइनेज है ये इस माइटोजन की वजह से एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए इसको कह दिया माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये क्या करता है मैप काइनेज? ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को। साइटोसॉल में ही कुछ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है। ये प्रोटीन्स कहाँ जाती हैं? दे गो इनटू द न्यूक्लियस आफ्टर एक्टिवेशन। न्यूक्लियस में चली गई, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन साइट पे जाके अटैच होती हैं और उस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराती हैं। कौन सी जीन है वो? दैट जीन इज अगेन फॉर दिस मिक। ये मिक प्रोटीन जो है ये एक दूसरी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन है। पहली वाली तो जहां साइटोसॉल में फॉस्फोराइलेट हुई और उसने इस मिक जीन को एक्सप्रेस कराया, इसको कहते हैं इमीडिएट या अर्ली जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो है दूसरा ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर जो है वो पैदा हुआ, बना, सिंथेसाइज हुआ, मिक। अब मिक जो है, मिक थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा नाम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। मिक स्टैंड्स फॉर दिस, मिक इज मास्टर regulator of cell cycle entry and proliferative metabolism। यानी ये इसका नाम नहीं है, इसकी पूरी डेफिनेशन है। मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल एंट्री एंड प्रोलिफरेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी इतने काम ही करेगा, जाहिर सी बात है मिक। अब ये मिक नीचे गया, नीचे मतलब कि यहां पे आ रहा है, अब नीचे का मतलब यहाँ ऊपर से आ रहा है। ये क्या करेगा? दिस मिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिलेड रेस्पॉन्स जीन्स। जाहिर सी बात है यहां पे तो तुरंत हो गया एक्सप्रेशन जीन का, लेकिन यहां पे अगली जीन्स का एक्सप्रेशन कब होगा? जब मिक पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है उनका रिस्पॉन्स जो है थोड़ा डिले होके आएगा, इसीलिए उसको डिलेड रेस्पॉन्स जीन्स कह देते हैं। अब उसमें से डिलेड रेस्पॉन्स जीन की वजह से क्या तैयार होंगे? जीवन सीडीकेस, या हम ये कहें कि साइक्लिन सीडीके। अब ये आप बताओ, यहां पे हमको बताओ कौन सा साइक्लिन होना चाहिए? ये नीला वाला। डी। यस, दिस विल बी साइक्लिन डी। इसकी सिंथेसिस हो गई। अब ये अपने सीडीके से एसोसिएट हो जाएगा और फिर वही कहानी चालू हो गई। यहाँ पे आरबी प्रोटीन ने E2F को जकड़ के रखा हुआ है। अब ये साइक्लिन डी आएगा,
इसका थोड़ा सा फॉस्फोराइलेशन करेगा। एक्चुअली में इसने तो पूरा वही सेम स्टेप में ही सब कुछ दिखा दिया है। फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट हो गया उसके बाद यहाँ पे हमको एक्टिव E2F प्रोटीन फ्री में मिल गई, यानी फ्री फॉर्म में मिल गई, और एस फेज जीन का ये ट्रांसक्रिप्शन करेगी। फिर क्या होगा, G1 एस साइक्लिन यानी साइक्लिन ई बनेंगे, फिर एस फेज के भी साइक्लिन, साइक्लिन ए भी बनेगा। तो फिर हमने वही जो आपको बताया था ये कि साइक्लिन ई जो है ये वापस पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार करेगी। सिमिलरली ये एक्टिव E2F प्रोटीन भी फीडबैक लूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि वो उसी जीन का एक्सप्रेशन करा रहा है, साइक्लिन ई वाले का। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया तेजी से चलने लगेगी और अल्टीमेटली एक्टिव एसटीडीके का फॉर्मेशन होगा, जिससे सिंथेसिस डीएनए की स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इसमें बहुत हौच पौच लग रहा है तो बस इसको आप जस्ट एज अ रेफरेंस देखिए, है ना। मेन तो जो हमने बताए हैं पॉइंट्स वही आपको याद रखने हैं। अब इसमें हमको डील क्या करना है, रास मैप काइनेज का पाथवे कैसे चला ये हमको देखना है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वाले में, बता दो अगर कंफ्यूजन हो तो। नहीं है ना। हमको सर ये फीडबैक वाला नहीं समझ आ रहा। हाँ, फीडबैक में तो है कंफ्यूजन, तुम लोगों को होगी। इसको फीडबैक को तुम अभी तो समझाए थे हम, खैर एक बार और यहाँ पे यहीं पहले वाले डायग्राम से ट्राई कर लो, समझ लो। इसमें देखो बेसिकली हमने क्या कहा कि देखो जीन्स जो होती हैं वो सारी की सारी एक स्पेसिफिक लोकेशन जीन्स की होती है। अब वो कौन सी जीन कब एक्सप्रेस करेगी वो डिपेंड करेगा कि उस जीन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कब अवेलेबल होता है। तो मान लो कि लेट G1 और फिर एस फेज के ट्रांजिशन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन जीन्स के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो E2F है। उन्हीं जीन्स में हमारी साइक्लिन ई की भी जीन्स मौजूद हैं। तो होगा क्या कि जब ये E2F DP कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा अलग अलग जीन्स से, उसमें साइक्लिन ई की भी जीन होगी। अब ये साइक्लिन ई का भी एक्सप्रेशन होने लगेगा, तो साइक्लिन ई की मात्रा बढ़ेगी ना सेल के अंदर। उस फेज में साइक्लिन ई की मात्रा बढ़ेगी तो CDK2 से ये जुड़ना ज़्यादा मात्रा में जुड़ेगा, तो ई CDK2 कॉम्प्लेक्स जो है वो और ज़्यादा तैयार होने लगेगा। और ज़्यादा अगर ये तैयार होगा तो इसका मतलब कि और ज़्यादा संख्या में ये इस कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट कराएगा। और ज़्यादा अगर फॉस्फोराइलेट होगा ये तो ज़्यादा E2F मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में निकलेंगे, यानी ज़्यादा E2F DP कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर वो साइक्लिन ई के और भी जीन्स के मतलब कराता रहेगा, लगातार एक्सप्रेशन जो है वो साइक्लिन ई का कराता रहेगा, लेवल बढ़ता रहेगा। तो ये जो इसी को तो कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। किसी की वजह से एक्सप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। यस सर, अब हाँ, समझ आ गया। तो आज हम सोच रहे हैं इसको इतना रखते हैं।